Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th. सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10 हिंदी मीडियम से। सोशल साइंस में हमारा सब्जेक्ट चल रहा था अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। और आज का हमारा टॉपिक है 3 क्षेत्रकों की तुलना। 3 क्षेत्रकों की तुलना कि जो इससे पहले वाली वीडियो हमने पढ़ा था कि 3 क्षेत्र कौन से हैं। आपने पढ़ा था प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र को हमने कृषि और सहायक क्षेत्र उसका नाम पढ़ा। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम तुलना करेंगे तीनों क्षेत्र में कि किस प्रकार से प्रथम क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र से भिन्न है, द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र से भिन्न है, और प्राथमिक जो क्षेत्र है वे तृतीय क्षेत्र से किस प्रकार से भिन्न है। आपस में इसमें देखेंगे कि जैसे आपने पढ़ा कि जो प्राकृतिक क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र हमारे प्राकृतिक संसाधनों का काट छांट करना ही प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, जिसमें इनकम का साधन कम होता है। द्वितीय क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदल देते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कपास से सूती वस्त्र और धागा बनाना, गन्ने से चीनी और गुड़ बनाना, इस प्रकार से आपने पढ़ा था। और तृतीय क्षेत्र में पढ़ा था आपने कि उनका व्यापार करना, उसकी बैंकिंग करना, उसका लोन देना, उसका लेखा जोखा रखना, उसका परिवहन करना, ये आपने तीनों पढ़ा थे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। अब इसकी हम कंपेयर अगर करते हैं तो निश्चित रूप से प्राथमिक जो क्षेत्र है ना, इस पर प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर किसी वस्तु का मूल्य बहुत कम होता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में क्योंकि उसका मूल्य बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, तो उसका मूल्य अधिक हो जाता है और वजन कम हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, कपास का जो आयतन और घनत्व क्षेत्रफल अधिक होगा और वे निश्चित रूप से थोड़ी सस्ती बिकेगी, यानी उसको रेट कम मिलेगी। अगर उस कपास से धागा बना लिया जाता है या कपड़े बना लिया जाता है तो निश्चित रूप से वे महंगा बिकेगा और उसका वजन भी कम होगा। ये इस प्रकार से आपको दिया। इसी प्रकार से एक इसमें देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर एक आटे का, जैसे कोई व्यक्ति है और 8 रुपये प्रति किग्रा माने किलो, 8 रुपये किलोग्राम की दर से बेचता है ना। और आगे जो बिस्कुट वाला खरीदता है, जो उसको यानी कि बिस्कुट बनाने वाला उस आटे को क्या करता है, वो 10 रुपये बेचता है। फिर उस एक बिस्कुट बनाता है, वो उसको पैकेट के हिसाब से बेचता है। इसी प्रकार से नारियल है, 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होता है, और वो महंगी। कहने का अर्थ ये है कि जो सामान कच्चा पदार्थ होता है वे सस्ता होता है, और जब तैयार माल हो जाता है तो वे महंगा हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने ये आता है कि प्रत्येक क्षेत्र की जो विविध वस्तु है ना, उन और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं, और कुल उत्पादन को कैसे हम जानते हैं कुल उत्पादन कितना हुआ। अब देखिए, अगर इस फैक्ट को अगर हम पढ़ते हैं प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तु, तो प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तु कौन सी होगी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्र होगी। और सेवाओं की गणना कैसे करते हैं उनको सभी को हम जोड़ेंगे, और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, और अब सभी को जोड़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र से हमें कितना उत्पादन हुआ, द्वितीय क्षेत्र से कितना हुआ, तृतीय क्षेत्र से कितना हुआ, तभी तो ज्ञात करेंगे, उससे ज्ञात करेंगे। तो इसमें यही बताया गया कि हम उसको जानें कैसे। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल बताया आपने, समझिए। आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों को सुझाव है कि वस्तु और सेवा की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान उसके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए।
यानी कि उनके मूल्य को गिनते हैं। ये वस्तु को नहीं भाई कितनी वस्तु है, हम देखिए वस्तु बिकने के बाद में कितने पैसे हमें मिला। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के जो भी उदाहरण हैं, चाहे वे पशुपालन हो, कृषि कार्य हो, मत्स्य पालन हो, आपका खनन कार्य हो, वन से संबंधित इकट्ठे किए गए शहद लकड़ी हो, इनसे कितना पैसा मिला। द्वितीय क्षेत्र में जो भी उद्योग है, चाहे प्लास्टिक उद्योग हो, लोहा उद्योग हो, चाहे लकड़ी उद्योग हो, एल्यूमिनियम उद्योग हो या सोना चांदी कोई भी उद्योग हो, उससे कितना पैसा मिला। और तृतीय क्षेत्र में चाहे वे इंश्योरेंस यानी बीमा हो या बैंक से संबंधित हो या व्यापार संबंधित हो, फुटकर की दुकान से हो या होलसेल की दुकान से हो, खुदरा दुकान, तो इनसे कितना पैसा, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो उससे जोड़ने से हमें जो आय होती है ना, उससे हम उसको गणना करते हैं। अब देखिए, वस्तु और सेवा की वास्तविक संख्या का योग करने स्थान उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलो दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होगा, और 10 रुपये नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इस प्रकार तीनों क्षेत्रों और वस्तुओं के मूल्य की गणना की जाती है, इसके योगफल प्राप्त करते हैं। आ गया, तो इनको जोड़ लेंगे हम, 10,000 को और इसको, जैसे ये है ना 80,000 और इसको 50,000 को, तो इसको जोड़ देंगे। ध्यान रखिए कि यहाँ एक सावधानी बरतने का जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु और सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। यानी कि जो अंतिम वस्तु है ना, उसको ही हम गणना करते हैं। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है और मिल में गेहूं की पिसाई होती है, और बिस्कुट कंपनी को 10 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया है कि किसान 8 रुपये किलोग्राम की दर से बेचता है और मिल में गेहूं की पिसाई के लिए 10 रुपये प्रति किलो से बेचता है। अब बिस्कुट कंपनी उसको फिर खरीद लेती है और उस बिस्कुट को 4 पैकेट बनाती है किलो में, अर्थात एक पैकेट 15 रुपये की देती है, तो वे 60 रुपये की। अब आप कंपेयर करिए, किसान ने बेचा 8 रुपये किलो, आटा कंपनी वाले ने 10 रुपये किलो, और बिस्कुट बनाने वाले ने बेचा उसको आटे को 60 रुपये। उसमें बिस्कुट में उसने चीनी मिलाई, घी मिलाया और उसकी जल विद्युत यानी ये कह सकते हैं कि पावर लगी, या तो हो सकता है लकड़ी से उसने बनाया, लकड़ी जला के या बिजली जला के या गैस जला के, तभी तो बिस्कुट बनेगा। तो देखिए 8 रुपये, 10 रुपये और 60 रुपये। और अब इसको ये नहीं है कि हम 8 को अलग जोड़ेंगे, 10 को अलग जोड़ेंगे, 60 रुपये नहीं, क्योंकि इसे बताया कि अंतिम मूल्य तीनों क्षेत्रीय वस्तु और सेवा के मूल्य की गणना की जाए तो उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। तो जो अंतिम है ना, अंतिम है 60 रुपये, हम 60 रुपये का जोड़ेंगे। ये नहीं भाई एक बार 8 रुपये का जोड़ दिया, एक बार 10 रुपये का, एक बार 60 रुपये, अंतिम मूल्य से मिले। तो देखो क्या है इसमें, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना क्यों की जाए। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं, कह रहा है कि अंतिम वस्तु को क्यों जोड़ा जाए। इसके अलावा गेहूं और आटा जैसी वस्तु मध्यम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवा के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तु के मूल्य के मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य पहले से ही शामिल होता है, क्योंकि जो ये मध्यवर्ती वस्तु है इसका मूल्य तो पहले से ही सम्मिलित होता है। बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य 60 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है। सही है, बिल्कुल, आटा का मूल्य 10 रुपये। इस प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में, और अंत वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य कई बार गणना करते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया कि हमें जो अंतिम वस्तु उसी को करना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर सारा आ जाता है मध्यम वस्तुओं का मूल्य। अब क्या कहा कि किसी विशेष वर्ग में, विशेष वर्ग माना होता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, किसी विशेष वर्ग में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। अर्थात तीनों क्षेत्रों के उत्पादन का योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। अब मान लीजिए एक देश है, जैसे मान हमारा भारत देश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा भारत देश की जो बाउंड्री है, हमारे भारत देश की जो बाउंड्री है
उस भारत देश की बाउंड्री के अंदर जो भी हमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्रों में से, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्रों में से जो हमारे को अंतिम मूल्य प्राप्त किया है, अगर उसको हम जोड़ लेते हैं तो वे हमारे देश की जीडीपी, और जीडीपी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका अर्थ क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू में घर घर में मीन्स इंडिया की बाउंड्री के भीतर। जैसे आपने पढ़ा था 9th क्लास में, इंडिया की बाउंड्री को अगर हम देखते हैं तो 8 डिग्री 6 से लेकर 37 डिग्री 7 तक, और इधर देखते हैं पश्चिम में 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये उसकी बाउंड्री है। इस बाउंड्री में जो हमारे को जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में जो हमें अंतिम मूल्य मिल रहा है, उसको अगर हम जोड़ देंगे तो वे हमारा देश का क्या होगा? जीडीपी होगी, सकल घरेलू उत्पाद होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य जीडीपी की अर्थव्यवस्था का विशालता प्रदर्शन करता है। भारत में जीडीपी की मापन जैसे कठिन कार्य है, मापना तो बड़ा कठिन कार्य है, सरकार के मंत्रालय, लेकिन फिर भी कौन करता है जीडीपी? यानी कि भारत में जीडीपी का जो मापन है ना, भारत सरकार के जो मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। हर मंत्रालय को उसमें लगा दिया जाता है और उससे डेटा, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ये मंत्रालय देखो लिखा हुआ है, यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या, उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्रित करता है, तब जीडीपी का अनुमान करता है। तो ये था हमारा उसके अंदर कि किस प्रकार से हम 3 क्षेत्रों की तुलना करते हैं। अब इन क्षेत्रों का एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखते हैं कि इतिहास में क्या परिवर्तन हुआ है। अगर हम प्राचीन काल से अब तक देखते हैं तो क्या परिवर्तन हुआ है, क्षेत्रों के ऐतिहासिक परिवर्तन देखिए। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में ये देखा गया है, किसकी बात है? जो विकसित देश है। अब आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना कि कौन कौन से विकसित देश हैं। जो आपके अगर पड़ोसी देशों की बात करें कि भारत के पड़ोसी ऐसे कौन कौन से जो देश है जो विकसित है, उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना। सामान्य अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है। बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी देश के विकसित देशों का अगर हम इतिहास देखते हैं ना, तो इतिहास देखते हैं तो ऐसा पता लगता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था या उस देश को विकसित होने में सबसे बड़ा योगदान है तो वह है प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है कि वहाँ के प्राकृतिक संसाधन। इट मीन्स जिस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, निश्चित रूप से वह देश धनी होगा, विकसित होगा। बिल्कुल ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र जब मजबूत होगा तो प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर है द्वितीय क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र मजबूत होगा, और जब द्वितीय क्षेत्र मजबूत होगा तो हमारा तृतीय क्षेत्र मजबूत होगा। ये क्या है? ये एक कड़ी से कड़ी जुड़ी है, एक लिंक जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब प्राकृतिक संसाधन होंगे ही नहीं, किसान खेत में कपास बोएगा ही नहीं, तो फैक्ट्री वाला धागा और कपड़े बना ही नहीं सकता, और कपड़ा और धागा नहीं बनाएगा तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। और जब कपड़ा और धागा बनाए नहीं तो तृतीय व्यवसाय कैसे फल फूलेगा? न तो गारमेंट्स की दुकान खुल सकती, न वहाँ पर बैंकिंग कार्य हो सकता, न बीमा का कार्य हो सकता, न परिवहन काम हो सकता। तो इसलिए बताया था कि प्राथमिक जो क्षेत्र है ना, वे आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आप समझ गए कि प्राथमिक क्षेत्र है ना, एक आर्थिक क्षेत्र का हमारा क्या है? एक बेस है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई, देखिए आज से आप 50 साल 100 साल पहले 500 साल पहले देखिए खेती कैसे होती थी, और आज देखिए खेती का क्या रूप चेंज हो गया। आज तो भाई हरित क्रांति आ गई, हाइब्रिड आ गए, है ना, कम समय में अधिक उत्पादन देने वाले आ गए, समय से पहले ही फल में
पेड़ों में फल लगने लग जाते हैं, अधिक उत्पादन हो रहा है, तो परिवर्तन तो हुआ है और कृषि से समृद्ध होता गया है। पहले के बजाय कृषि बड़ी समृद्ध हुई है। वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षा अधिक उत्पादन होने लगा है। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। ये भी बात है कि पहले की बजाय अब हमारा कृषि क्षेत्र का जो उत्पादन है बढ़ा है। ये बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए हमारे लगभग 1.5-2 साल से कोरोना चल रहा है भारत देश में। भारत देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना की चपेट मारा है। ये एक प्राकृतिक आपदा है। अब हमारे भारत देश की अगर अर्थव्यवस्था देखते हैं ना, तो तीनों क्षेत्र की देखते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र हमारा इतना चौपट हो गया बजाय यानी प्राथमिक क्षेत्र की। इट मीन्स जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है ना, उसने हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा बनाए रखा है। क्योंकि कोरोना काल में भी हमारे जो किसान है वे तो खेती करते आ ही रहे हैं। उनको तो किसी ने ऐसा लॉकडाउन किया नहीं कि भाई आप खेती में जाके फसल नहीं हार्वेस्टिंग करोगे, काटोगे नहीं, फसल नहीं बोओगी, तो वे तो करते आ रहे हैं। इसलिए अगर हम डेटा देखते हैं ना, अगर हमारे भारत देश का देखते हैं, ये जो कोरोना का जो समय चल रहा है, इस कोरोना के समय में हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था है ना, इसी ने हमारी जीडीपी को एक बैलेंस से बनाए रखा है, वरना ना हमारी जीडीपी बहुत नीचे चली जाती। इसलिए क्या है, क्योंकि कृषि का रूप बदला है। लेकिन ये भी बात है, आज का जो किसान है ना, वे कृषि नहीं करना चाहता। और आज एक किसान अपने बेटे को किसान तो बनाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि भाई जो कृषि है ना, मेहनत की कृषि होगी और खाद और बीज बहुत महंगे हो गए, और जो सब्सिडी भी, अधिकांश सब्सिडी भी बहुत कम हो गई है। इसलिए किसान, साथ में हमारे पानी की मात्रा बहुत कम होगी। जो सबसे मेन मुद्दा है, जो मूल समस्या है, वह है पानी की समस्या। क्योंकि भारतीय जो कृषि है ना, वे मानसून के ऊपर निर्भर है। ज्यादातर हमारे राज्य में पानी की बहुत कमी है, इसलिए किसान खेती नहीं करना। इसलिए भारतीय किसान अपने बेटे को किसान ही बनाना चाहता है। वे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक, ऑफिसर बनाना चाहता है। ये भी कारण था, इसलिए लोग खेती कार्य को धीरे धीरे कम करने लगे। तो देखो, इसके अलावा जैसे अन्य कार्य करने लगे, शिल्पी करने लगे, व्यापार करने लगे, कोई दुकान खोलने लगा है ना, कोई खुद का व्यवसाय करने लगा है, कोई सैनिक में जाने लगा है, बहुत से अलग अलग कार्य करने लगे। ये क्या है, ये इससे हमारा जो कि खाद्यान्न है ना, जो खाद्यान्न उत्पादन, उसमें गिरावट आएगी। उसमें गिरावट आएगी क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति खेती करेगा नहीं, तो अन्न का उत्पादन कैसे होगा? तो निश्चित रूप से अन्न की कमी होगी और अन्य व्यवसाय में लोग संलग्न होंगे। तो बताया कि लंबे समय, लगभग 100 वर्षों से अधिक के बाद, और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन में कारखाने अस्तित्व में आए। कह रहा कि लगभग 100 वर्ष या उससे भी पहले अगर हम देखते हैं ना, फिर यानी कि क्या है, विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात उद्योग स्थापित होने लगे। कच्चे माल या प्राकृतिक संसाधन से क्या बनने लगे, निर्मित माल बनने लगे। एक ऐसी नई प्रणाली का प्रचलन की से कारखाना अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेती में काम करते थे, उनमें बहुत से अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। आप भी देखिए आपके आसपास में, जो लोग पहले खेती का काम करते थे ना, अब खेती के काम को छोड़ छोड़कर कारखानों, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। क्यों? खेती में कोई निश्चित आय नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में निश्चित आय है। उसको मंथली पैसे मिल जाते हैं। जब भी नौकरी करेगा, उसको गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, जैसे उसकी डेजिग्नेशन है, जैसे उसका पद है, उसके अनुसार उसको, उसकी स्किल के अनुसार उसको पैसे मिलते हैं। लेकिन किसान के पास में कोई मंथली पैसे निश्चित नहीं है। उसकी तो जब फसल पककर तैयार होती है ना, तभी मिलते हैं। और जब उसकी फसल बिककर तैयार हो जाती है, यानी फसल बेच कर आ जाता है, तभी किसान की संतुष्टि होती है। वरना कई बार ऐसे देखा होता है कि प्राकृतिक कुछ ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, तो किसान की पकी हुई फल नष्ट हो जाती है। पकी हुई जो फसल है वे नष्ट हो जाती है, या तो अतिवृष्टि से, या कई बार ओलावृष्टि से, और कई बार यानी कि बीच में ही फसल यानी कि अनावृष्टि से, बरसात नहीं हो तो सूख भी जाती है। तो उससे भी हमारे भारतीय किसान को लॉस होता है। इसलिए कृषि कार्य न कर अन्य कार्यों में लग रहे, जैसे मैंने बताया कि उद्योगों में। अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा है। इसका अर्थ है कि क्षेत्रों का महत्व परिवर्तित होता गया है।
विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र के तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ है। ये भी है जो विकसित देश है, जो हमारे विकसित देश हैं, अगर हम देखते हैं तो उनमें क्या है कि चेंजिंग हुआ है, अर्थात प्राथमिक कार्य के बजाय द्वितीय और तृतीय कार्यों पर ज्यादा बल दिया गया है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में भी नियोजित है। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में 3 क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों के देखा गया तो पैटर्न के स्वरूप क्या भारत में परिवर्तन हुआ है, हमें इसे अगले खंड में देखेंगे। अगले खंड में इसको देखेंगे कि हाँ भारत देश ने कितना कितना विकास और कितना किया है। तो देखिए आज के चैप्टर में इतना ही कि हमने बताया कि 3 क्षेत्रों की हमने तुलना की कि 3 क्षेत्र जो प्राथमिक द्वितीय और तृतीय कैसे है। तो ये था हमारा वीडियो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाए। ओके, थैंक यू।